कोई भी एससी एसटी ओबीसी का, कोई भी बहुजन विचारधारा का जो उनके विपरीत जाता है, अगर वो पढ़ लिख कर एक डॉक्टरी कर ले और उसके बाद लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दे, ये उनके लिए बड़ा नुकसान होता है। कम से कम जय भीम साथियों, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी बैठा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय। आज प्रोटेस्ट था रितु जी के साथ, जो भी कुछ हुआ था उसके विरोध में प्रोटेस्ट था, और जो समाज पर एससी एसटी ओबीसी के साथ जो अन्याय हो रहे हैं उसके विरोध में प्रोटेस्ट था। जैसे कि दानिश अली जी के साथ हुआ है, तो उस पर भी आज हम बात करने के लिए बैठे हैं। सर, मेरा नाम सैयद हसन अहमद है। मेरा ताल्लुक उड़ीसा से है। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ। एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और मुसलमानों के हकूक़ की बात करता हूँ। चूँकि मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमानों के पॉलिटिकल और उनके सोशल राइट्स के ऊपर मैं अपनी राय मुखर्ता से रखता हूँ। और डॉक्टर रितु का जो ये आज रैली हुई, प्रोटेस्ट रैली हुई, उस रैली में मैंने आकर उनको समर्थन दिया है ताकि इनको जो है इंसाफ मिल सके। हालांकि इन्हें इंसाफ मिलने की गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इसकी वजह है कि डॉक्टर सविता रॉय जो उनकी प्रिंसिपल रही हैं, जिन्होंने उनके साथ जो एट्रोसिटीज़ की हैं, वो जो है सवर्ण समाज से आती हैं और इनको पूरी तरह से जो सपोर्ट है वो पूरे सवर्ण समाज का सपोर्ट है। और उनका ये बिल्कुल इरादा है कि कोई भी एससी एसटी ओबीसी का, कोई भी बहुजन विचारधारा का जो उनके विपरीत जाता है, अगर वो पढ़ लिख कर एक डॉक्टरी कर ले और उसके बाद लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दे, ये उनके लिए बड़ा नुकसान होता है। कम से कम जो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग होते हैं, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने उसके सारे हकूक़ को ख़त्म करने की कोशिश की और उनके ऊपर उल्टा केस करने की कोशिश की। हालांकि पहले जो डॉक्टर रितु पर जो हुआ उसकी चार्जशीट तक बन चुकी है। एससी एसटी एक्ट में जो है उन पर होके तब भी डॉक्टर सविता राय को जो है सारी दी जा रही है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, संविधान के एतबार से और इसके एतबार से, तमाम एतबार से, ये भारत जो है मोदी जी के आने के बाद सन 2014 के बाद जो है एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है ये एक किस्म का जो है ना, वो सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया एससी एसटी ओबीसी को, और मुसलमानों को स्पेशली थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया गया। मुसलमान तो बहरहाल लड़ लेगा क्योंकि उसके पास इंटरनेशनल सपोर्ट है, इंटरनेशनली उनके लिए बोलने वाले हैं। लेकिन बेचारे एससी एसटी का प्रॉब्लम ये होता है कि इनके बोलने वाले भी यही हैं और 131 सांसद इनके बैठे भी हैं। मुश्किल ये है कि इनके पास फाइनेंस की कमी है और आज भी इन्हें बोलने में या राजनीति करने में या डिप्लोमेसी करने में दिक्कत सामने आती है, जिसकी वजह से आज उनको ये परेशानी है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम देख सकते हैं मोदी सरकार के आने के बाद, मोदी जी के सरकार में आने के बाद जिस तरह से हाथरस कांड हुआ, फिर उसके बाद और भी कई ऐसे कांड हुए। अभी एनसीआरबी का जो आंकड़ा कहता है 67% जो अत्याचार हैं वो एससी एसटी पर एट्रोसिटीज़ होती हैं। हर घंटे उनको जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं, उनकी औरतों के साथ बलात्कार होता है, औरतों को टीजिंग की जाती है, उनको छेड़ा जाता है, यानी हर तरह से उनको दबाया जाता है। इसलिए इन्हें दलित समाज भी कहा जाता है, यही वजह है। तो मैं समझता हूँ कि इनका अब ये लड़ाई है, कहाँ जाएगी इसका मैं कह नहीं सकता। बहरहाल संघर्ष करना है, संघर्ष कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, बुद्ध के रास्ते पर चल रहे हैं, चलकर अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर संघर्ष तो कर रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर सरकार अपनी पे आ जाए तो वैसे ही कांड कर देगी जैसा उसने पहलवान बेटियों के साथ किया था। अभी जो दानिश अली जी के साथ अभी संसद में हुआ है, उसके बाद संसद में तो जो है लोग, पार्टियां नहीं बोली कुछ उनके पक्ष में, लेकिन उनके घर पहुंच रही हैं। घर पहुंचने की क्या वजह है? देखिए, वो घर पहुंचने की क्या वजह मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन दानिश अली जी को जो गालियां दी गई उस ताल्लुक से मैं इतना कहना चाहूँगा। एक शेर है, उस ताल्लुक से एक अर्ज है कि बवक्ते खतना जो चीखा मैं तो नाई ने कहा हंसकर कि मुसलमान बेताकत खून के बहने से आती है। उनको ये गाली जो है ना खतना की वजह से भी दी गई है।
वो जो खतना करवाते हैं हम मुसलमानों में मर्दों का, तो उसको जो खतने की वजह से भी उनको एक गाली दी गई थी, कटवा, मुल्ला, या वटेवर, जो भी उनका बहुत सारी गालियां हैं, मैं सबको अब लेते लेते तो ये हो जाएगा, तो बहरहाल गाली दी थी। तो मैं आपको वही कहना चाहता हूँ, मुसलमान भारत में थर्ड क्लास सिटीजन है। दूसरी बात, दानिश अली जी का जहाँ तक सवाल है, दानिश अली जी पूरी तरह से, वो आप कह सकते हैं कि वो एक वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वो संजय सिंह की तरह वहीं पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाते, प्रोटेस्ट करते, तो कि वो उसी वक्त रमेश बिदुड़ी जी को जो है सजा दी जाए या उनको एक्सपेल किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी थी, बहुत कर दिया था। आपने उनके समर्थन में क्यों नहीं वहाँ धरना प्रदर्शन किया? कमाल है, वो धरना प्रदर्शन वहां नहीं करे, वो कह रहे मेरा ना दिमाग का नस फट रहा है, मैं जो ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। आप तो परसेप्शन उनका देखें, दानिश अली जी कौन से कम है? अगर वो वहीं लड़ने बैठ जाते, संजय सिंह भी तो लड़े, उनको भी तो मणिपुर के मामले में जो एक्सपेल किया गया था, क्या संजय सिंह से गए गुजरे थे? फिर रमेश बिदुड़ी कोई मंत्री तो है नहीं, कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं, वो भी सांसद, आप भी सांसद, आप दोनों तो बराबर हैं। आप वहीं अड़ जाते, अपने अधिकार के लिए लड़ने बैठ जाते। गणना के बाद वर्तमान सरकार घबराई हुई है, क्या वजह है? देखिए, 1931 में, आज से लगभग 90 साल पहले, 90-92 साल पहले, जब अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराई थी, तब पता चला था ओबीसी जो है 52% है। और आज 90-93 वर्षों के बाद, इस बीच में कई बार कोशिशें हुई, नाकाम हो गई। लेकिन अब जो है बिहार सरकार, जो बिल्कुल ओबीसी कुर्मी, वो नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद जी, जो हमेशा से ही ओबीसीज, SC ST जो रियल भारत का ये है, समाज है, उसके प्रतिनिधित्व करते हुए लालू जी के तत्वाधान में पहली बार ओबीसी का सही जनगणना हुई। अभी परिसीमन होना है, फिर उसके बाद इनका इकोनॉमिकल और ये देखा जाएगा। देखने बाद पता चला, उसमें सबसे बड़ी बात ये आ गई है कि मुसलमान जो 17.5% थे, वहाँ असल में 22% है, उसको घटा के किया गया है। वो जो 5% है, वो इसके अंदर से, सवर्णों के अंदर से 5% जो है, वो मुसलमान जो है उसके अंदर है, लेकिन उसको इसमें रखा नहीं गया। 17% पसमानदा को रखा गया है। चलो कोई बात नहीं, हालांकि उसको भी इसी के अंदर लाना चाहिए कि इस्लाम में कोई वर्ण व्यवस्था, कोई ऊंच नीच, कोई छूट छाट नहीं है, हालांकि वो भी रखना चाहिए था, लेकिन बन तो गया। सबसे बड़ी कम्युनिटी बनकर उभरी है अगर देखा जाए तो मुसलमान। अब 2024 के लिए जो है ये जनगणना के बाद क्या देखते हो आप? नहीं, मैं ये देखता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया। अब जो मंदिर वर्सेस मंडल का जो खेल था, अब शुरू हुआ। मंडल जब निकला है तो जाहिर सी बात है, ये कमंडल को और मंदिर को खा जाएगा। ब्राह्मणी जो व्यवस्था है, ब्राह्मणी पॉलिटिक्स है, उसको ज़रूर खाएगा ये, और सबको सबका अधिकार मिलेगा, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, हर किस्म का न्याय मिलने का चांस है। और उसमें मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूँ कि 2011 में 11 दिसंबर को पार्लियामेंट में एक बिल को लाया गया था, लेकिन उसको पास नहीं किया था। वो था वोटरशिप। वोटरशिप के तहत भारत की जो भारत की जो पूंजी है, जैसे भारत का बजट अभी 90 लाख करोड़, एनुअल बजट जो है 90 लाख करोड़ है, तो उसमें से कहा गया था जो वोटर होगा, वोटर को वोटरशिप दी जाएगी, ताकि उनकी इकोनॉमिक हालत जो है सुधर सके, है ना। तो अभी क्या होता है, नॉर्मली हमको 5 किलो राशन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, 300 योजनाएं चला रही है सरकार। ये ना चलाकर वोटरशिप अगर दे दे, हर वोटर के पास अपनी अगर शक्ति होगी, तो वो जो है उसका इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ेगा, और वोट भी वो सोच समझ के देगा, और लोगों को जो है अधिकार भी मिल जाएगा, जो उसकी जो किसी भी जनता की, जैसा कि यूरोप में, अमेरिका में चल रहा है, वोटरशिप का अधिकार जो है वो मिल जाएगा। हम चाहेंगे वोटरशिप पे जो है बहस हो जाए। क्या बोलोगे अब? 2024 के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको भी लाना चाहिए। और अभी विपक्ष जो है, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, और सबसे बड़ी बौखलाहट अभी मैं समझता हूँ जो हमारी मौजूदा सरकार की यही है कि अब ईवीएम चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं, और पहली बार कांग्रेस जो है मैदान में आई है, और भी सारे आएंगे। ईवीएम चुनाव आयोग की पारदर्शिता जब तक नहीं आएगी, मोदी ने ठीक कहा है कि 2024 में
मैं जो है अगस्त में आके 15 अगस्त को फिर से झंडा फहरा दूंगा। उसका जो कहना ठीक है, क्योंकि उसका जो चुनाव आयोग और ये दोनों चूंकि उसके हाथ में है, और अब ईडी सीबीआई का तो देख रहे हैं किस तरह से बुरी तरीके से वो प्रयोग कर रहे हैं, व्यवस्था को पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं। तो अब मैं जहां तक समझता हूं, अगर ये इनके खिलाफ लड़े, इसी को हटा दे, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी जो है ये डबल डिजिट में ही कांस्टेंट रहेगा, ट्रिपल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगी बीजेपी एनडीए, मैं जहां तक समझता हूं। अच्छा दोस्तों, जैसे कि अभी आपने इनके विचारों को सुना, तो इनके विचारों पे जो भी आप कमेंट्स दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट दें।